अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो दक्षिण में उर्दू ज़बान व अदब का इर्तिका है। तो कुछ स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने मुझे कमेंट किया था या कुछ ने मैसेज किया था, तो उसका MUD 001 की दक्षिण में उर्दू, क्योंकि इससे पहले हम उर्दू किस तरह हिंदुस्तान में आए उस सिलसिले में पढ़े, लेकिन दक्षिण में उर्दू किस तरह आए उसके बाद का ये टॉपिक है। तो इससे पहले हमने जाना कि लिसानियात और माहिर लिसानियात ने उर्दू को किस तरह से डिवाइड किया और किस तरह हम लोगों के दरमियान उर्दू आई। उसके बाद ये जानना है कि उर्दू दूसरी जगह जैसे दक्षिण है, शुमाल है, इन सब में किस तरह पहुँची। तो दक्षिण में उर्दू ज़बान का आगाज़ किस तरह हुआ वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दक्षिण में उर्दू यहाँ पर ये 12 नंबर इकाई है उसका किताब अगर आप देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, शुमाल में उर्दू ज़बान, लिसानियात या फिर कुछ भी, उसमें जो तमहीद दी हुई होती है उसको एक मरतबा पढ़ लेना चाहिए। तमीज़ से आपको पूरी जो डिटेल्स है उसका पता लग जाती है और आपको एक शॉर्ट्स में पूरी जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर दिया उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के मुख्तलिफ नज़रियात है ना। मुख्तलिफ नज़रिए, किसी एक नज़रियात को कोई भी तस्लीम नहीं किया है, तो मुख्तलिफ नज़रियात है। माहिर लिसानियात किसी एक नज़रिए पर मुत्तफ़िक़ नहीं है। किसी ने उसके सिंध में पैदा होने का नज़रिया पेश किया है, तो किसी ने पंजाब में पैदा होने की वकालत की है। किसी ने ब्रिज भाषा को उसका मनबा करार दिया, तो किसी ने दहली को उसका मौलद साबित किया है ना। सब ने अलग अलग अपना नज़रिया। तो किसी ने उर्दू को दक्षिण में पैदा होने और इर्तिका पाने का नज़रिया भी पेश किया। सबका अलग अलग नज़रियात है माहिर लिसानियात का, है ना। इन सब नज़रियों के मुताले से भले ही हम किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, लेकिन इस हकीकत से ज़रूर दो चार होते हैं कि उर्दू की सबसे कदीम नकोश जो है वो हमें दक्षिण के इलाके में मिलते हैं। हो सकता है कि उर्दू का मौलद इलाका दक्षिण ना हो, लेकिन उसे अदबी ज़बान का दर्जा यहीं हासिल हुआ। दक्षिण में उर्दू के आगाज़ व इर्तिका के सबब सूफिया कराम हैं, जो यहाँ फ़ातिहीन से पहले पहुँचते हैं और इंसानियत और इंसानी दोस्ती के पैगाम को आम करते हैं। सूफिया कराम की वजह से यहाँ उर्दू की शक्ल में एक नई ज़बान की आगाज़ और इर्तिका का अमल शुरू होता है, जबकि फ़ातिहीन और उसके हमरा कशर तहदाद में अवाम और हुकूमत के अमाल की आमाद उस अमल को तेज़ तर करने का जरिया बनती है। हम इसी बाब में बहमनी सल्तनत में उर्दू अदब की इब्तदा की तख्लीक़ात और चंद अहम अदीब व शारा से भी मुतारिफ़ होंगे, है ना। इसी 12 नंबर इकाई में ही आपको ये सारी चीज़ें पता लगेगी। तो ये नज़रियात थे। सबसे पहले नज़रियात तो मैंने बता चुकी हूँ एक बार, तो नज़रियात आप देख लीजिए, या फिर मैं एक नज़रियात वाला टॉपिक भी डालने की कोशिश करूँगी, लेकिन अभी जो मेन टॉपिक है वो ये है कि दक्षिण में उर्दू। तो दक्षिण जो है, सबसे पहले आपको एक नक्शा में देखना है कि दक्षिण जो है वो कौन सा इलाका है, कौन सा तरफ आएगा दक्षिण। अगर हम देखना चाहते तो दक्षिण कौन सा साइड में आएगा, तो मैं नक्शा में दिखाती हूँ। पहले सबसे पहले देखना है यहाँ पे क्या लिखा हुआ। दक्षिण की कदीम तारीख में दक्षिण की तारीफ़ सतह मरतफ़ा का वो इलाका है जो कि विंध्याचल के नज़्म जुनूब की जानिब वाक़या है, लेकिन मौजूदा अहद में हम उसे जुनूब की रियासतों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से तामीर करते हैं। तो सबसे पहले ये तस्वीर है, आपको दिखाई मिल रहा है, ये शुमाल है, नॉर्थ, ये ईस्ट मशरिक़ है, ये जुनूब है और ये मगरिब है। यहाँ पर क्या बताया कि जुनूब की जानिब, है ना। जुनूब की जानिब मतलब ये इलाका हो गया जुनूब, ये है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि शुमाल मशरिक़, है ना। इसको बड़ा करते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ शुमाल, तो यहाँ पर शुमाल मशरिक़, जुनूब मशरिक़ इधर से आया, जुनूब मगरिब, और मगरिब का यहाँ शुमाल मगरिब। ये पूरा डायग्राम है एक, है ना। ये आपको देखना है। उसके बाद का दूसरा अगर डायग्राम देखते हैं, तो ये है हिंदुस्तान का डायग्राम नक्शा है। तो ये आपको ये जान लेना है कि इधर ऊपर में क्या क्या है, और यहाँ पर मतलब ये है मगरिब का, जुनूब का इलाका है, ये जुनूब का इलाका है। तो ये जुनूब का इलाका है, ये मगरिब है, ये मशरिक़ है, ये शुमाल है ना। ये आपको जानना है। तो ये सबसे पहले आपको एक हिंदुस्तान का नक्शा लेना है और आपको देखना है कि क्या चीज़ है। यहाँ पर क्या बताया है, जुनूब का इलाका, ये जुनूब का इलाका है, नीचे जो है ये जुनूब का इलाका है। अब यहाँ पर जो बोला है उसको देखना है कि जो पहले तो वो विंध्याचल था। विंध्याचल अभी उसको क्या कहते हैं, अभी कहते हैं कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, है ना, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, है ना।
तो ये हो गया सबसे पहले आपको जानना है कि विंध्याचल ये मध्य प्रदेश जो है ये इलाका था। अभी क्या हो गया, अभी इससे इतना दूर ये पूरा जो है ये पूरा पहले विंध्याचल था, यहाँ से पूरा शुरू होकर यहाँ तक था, तमिलनाडु तक। अभी इसको रियासत में तब्दील कर दिया। अभी अगर हम देखें तो यह आ जाएगा यहाँ से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, उसके बाद आ जाएगा यहाँ, इधर से आ जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक है ना, जो कि यहाँ पर ही बोला है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक है ना, उसके बाद तमिलनाडु, नीचे में तमिलनाडु है, उसके बाद केरल है ना, ये केरल। ये सारी चीज़ें, विंध्याचल पहले जो था वो ये इलाका था, इसको दक्षिण का इलाका, जो जनूब का इलाका इतना जो पहले ये था है ना, ये इलाका को कहते थे। और इसी में उर्दू की पैदाइश हुई, इसी में उर्दू सबसे पहले, इतना इलाका जो है ये सबसे, ये इस इलाके में उर्दू की सबसे पहले बोलने की आपको दिखाई मिलता है इन इलाकों में है ना, इन इलाकों में आपको देखने मिलेगा, जो कि अभी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल का इलाका है। इन इलाकों में तमिलनाडु और केरल के चंद हिस्सों में माशाअल्लाह आज भी उर्दू ज़बान व अदब का असर नफूज पाया जाता है। अभी भी अगर आप देखते तो इन दो इलाके में अभी भी आपको मिलता है। ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि इन रियासतों में मराठी के माशवा दिगर रियासतों में राय ज़बानों का ताल्लुक हिंद आराई ख़ानदान अल निशा से नहीं है, है ना, नहीं है। ये तमाम ज़बानें दावड़ी ज़बान है ना के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है ना, मराठी से ताल्लुक़ नहीं रखती, द्राविड़ी से रखती है। यही वजह है कि दक्षिणी उर्दू में ये इलाका ज़माने कदीम ही से तारीखी व तहज़ीबी अहमियत का हामिल रहा है। इस इलाके की तारीख़ से पता चलता है कि यहाँ अपने दौर के अजीम सल्तनतें रही है, जो सियासी, समाजी, तहज़ीबी सतह पर भी तारीख़ में अपना मकाम रखती है। इन सब में सबसे कदीम और तवील अरसे तक कायम रहने वाली सल्तनत जो है, इन सब में जो जगह अभी बताई, उनमें जो सल्तनत सबसे कदीम जो रहा वो है, वो सातवाहिन थी, जिसका सदर मुकाम तिस्तान था, यानी मौजूदा पटन है ना, मौजूदा अभी जो पटन का इलाका है उसको तिस्तान कहा जाता है, जो जिला औरंगाबाद का हिस्सा है ना, औरंगाबाद जो है उसका हिस्सा है। उसके बाद चालुक्य राष्ट्रकूट आया और यादव सल्तनत रही है ना। उसके बाद यादव सल्तनत का दारुल खलाफा देवगिर मौजूदा दौलताबाद है और रियासत महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद था है ना। चुनांकि उर्दू का आगाज़ मुसलमान के आमद से मरतूब किया जाता है। ऊपर में मैं तहमीद में बताए कि मुसलमान जब यहाँ पर आए दक्षिण के इलाके में, तब से सबको अब मानते हैं कि उन लोगों की वजह से ही उर्दू वहाँ पर ही आई। इसलिए ये जान लेना भी बेहतर होगा कि भारत में मुसलमानों की आमद का सिलसिला कब से शुरू हुआ, और तारीखी हवालों से देखा जाए तो पता चलता है कि पहली दस्तक 721 में मोहम्मद बिन कासिम ने दी है ना, मोहम्मद बिन कासिम से मतहदा भारत का इलाका सिंध को फतह किया है ना। सबसे पहले सिंध को फतह किया। उसके बाद महमूद गजनवी ने 999 में पंजाब पहुंचा, जबकि इलाका दक्षिण में पहला हमलावर जो है अलाउद्दीन खिलजी 13वीं सदी के अव्वल आखिर में यानी 1396 में पहुंचा को यहाँ दक्षिण शुमाल के मुकाबले में 300 साल तक मुसलमान हुक्मरानों का दस्तरस से बचा रहा। दक्षिण में उर्दू के आगाज़ का नज़रिया नसीरुद्दीन हाशमी दलाइल के साथ नहीं पेश कर सके, लेकिन यह हकीकत है कि दक्षिण में उर्दू के आगाज़ को ना मुसलमानों की आमद से जोड़ा जा सकता है और ना ही शुमाल के असरात से है ना। दक्षिण में उर्दू का आगाज़ फातहीन बजाय सूफिया कराम की आमद से मरतूब है, क्यों ना कि उस इलाके में सूफिया कराम की मौजूदगी उनकी तालीमात के आम होने और तबलीग के सबूत 12वीं सदी ईस्वी से मिलते। कहा जाता है कि किला देवगिर है ना, देवगिर जो है इलाका, देवगिर का इलाका है कि महाशरे के दौरान एक जंगल से अजान की आवाज़ सुनकर अलाउद्दीन खिलजी और उसके सिपाह हैरान रह गए। पता चला कि किला देवगिर से कुछ फासले पर ही हज़रत मोमिन आरिफ उल्लाह थे, जो अपने मुरीदीन के हमरा यहाँ मुकीम थे, और उनके मुरीदीन में देवगिर मतलब दौलताबाद देवगिर है ना, उसका देवगिर और मुरीद दौलताबाद है कि राजा रामचंद्र यादव की बेटी भी शामिल थी। आज भी हज़रत मोमिन आरिफ उल्लाह का जो
मज़ार है दौलत आबाद किले से करीब मौजूद है ना। मज़ार जो है मरज़ा खालिक है, उन्हीं की पांती राजा रामचंद्र यादव की बेटी का भी मज़ार पाया जाता है। हज़रत मोमिन अरिफ़ुल्लाह से कबल इस इलाके में आने वाले चंद बुजुर्गान दीन की तफसीलात मिलती है। उनमें हज़रत सैयद हुसैन रज़ी अल्लाह, जिसकी वफ़ात 1188 में हुई, हज़रत सैयद अलाउद्दीन, सैयद हशाम अलाउद्दीन तबीक बरहना शामिल है ना। सहरो रदिया से सिलसिला के बुज़ुर्ग और हवारिफ़ अल-मराफ़ के मुसन्निफ़ हज़रत शेख शहाब अलाउद्दीन सरवर्दी और बाबा फ़रीद शरफ़ अलाउद्दीन अराकी भी उन्हीं बुज़ुर्गों में शामिल है। इन दोनों की मज़ारत हैदराबाद में आज भी अवाम व ख़वास की अक़ीदत का मरकज़ है। इन सूफ़िया कराम का आवाम से वास्ता था। अपने पैगाम की तबलीग व शायद उनकी ज़िंदगी का मकसद था। ये पैगाम इंसानियत और इंसान दोस्ती पर मुश्तमिल था। इस मकसद के लिए उन्हें राब्ते के लिए एक ज़बान की ज़रूरत थी। पता चलता है कि उन बुज़ुर्गों में बेशतर मकामी ज़बानें सीखी और उन पर अबूर भी हासिल किया। अपने पैगाम की तरशीर के लिए एक राब्ते की ज़बान की तलाश ने उर्दू के लिए राह हमार की। यही वजह है कि उर्दू नस्र की इब्तदाई नमूने उस इलाके में हमें 13वीं सदी ईस्वी में भी मिलते हैं। उन बुजुर्गान दीन की मुरीदान की गुफ्तगू को मलफूज़ात की शक्ल में महफूज कर लेते थे। ऐसे कई मलफूज़ात का ज़िक्र मिलता है। ऐसे में चंद जुमले हमें ज़मील जलाबी की तारीख़ अदब उर्दू के जल्द अव्वल में मिलते हैं, जो इस तरह है: मुझे मत बुलाओ सैयद मोहम्मद ओश ना बिताई, है ना। इस तरह की आपको मिलेगा दक्खनी उर्दू, है ना। तो उसके बाद आता है कि दूसरी जन्म उसी अहद में जनूबी रियासत केरल में तिजारत की गर्ज से आने वाले अरब भी थे, है ना। केरल, तो अगर नक्शा में केरल देखते हैं तो ये जो छोटा सा इलाका है ये केरल है। यहाँ पर अरब, है ना, अरब आने वाले अरब भी थे, है ना। अरब से जो आने वाले लोग थे वो यहाँ पर ही थे, जो अपने साथ एक नई तहजीब और नई ज़बान लेकर आए थे। तिजारत की गर्ज से आए और ये लोग यहीं मुकीम हो गए, यहीं पर ही मतलब मुकीम हो गए। इनके बारे में पता चलता है कि ये लोग तिजारत की गर्ज से आए और ये लोग यहीं मुकीम हो गए। उनके बारे में पता, ये लोग तिजारत के गर्ज से तमिलनाडु, है ना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ऊपर में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र सफ़र करते थे। उनके ज़िक्र हमें 14वीं सदी के आगाज़ में उस इलाके का दौरा करने वाले मशहूर ज़माना शिया इब्न बतूत के सफ़रनामे में मिलता है, जो ना सिर्फ उनके रहन सहन, अदत, वातुर, लिबास की तफसीलात वहाँ करता है, बल्कि उनकी मजहबी सरगर्मियों, मसाजिद की तामीर का जिक्र भी करता है। लेकिन उस इलाके में किसी लिसानी इख्तलात का सबूत नहीं मिलता। लेकिन शुमाल के रास्ते यानी देवघर, है ना, देवघर जो है, देवघर या दौलत आबाद से आने वाले बुजुर्गान दीन जो थे, जब उनसे राब्ता में आते हैं तो उस इलाके में भी कदीम उर्दू के इर्तिका का अमल तेज़ तर होता जाता है। नस्र के साथ साथ उसी कदीम उर्दू में शायरी के नमूने भी दस्ताब होते हैं। उस कदीम उर्दू को यहाँ दक्खनी हिंदी या हिंदवी कहा जाता था। उस ज़बान का असली रूप ज़बान से ज़्यादा एक बोली का था, जो आम फहम अंदाज में राब्ते का आसान जरिया थी। दक्खन में उसी दौर में सनत तहरीक अपने वरूज पर थी। उस सूफियों और सनतों के मिलाप से यहाँ एक नई तहजीब का परवान चढ़ रही थी। ये भी एक दिलचस्प हकीकत है कि एक जदीद हिंद आराई ज़बान के तौर पर मराठी भी उसी अहद में अपनी तकशीली दौर से गुज़र रही थी, है ना, तकशीली दौर से गुज़र रही थी। सनत गया निशोर जो है, सनत नाम देव जो था, देव को मराठी के इब्तदाई शायर तस्लीम किया जाता है, इसका नाम है। लेकिन उनकी शायरी के बाज़ नमूने उस कदीम उर्दू में भी मिलते हैं, जिसे हिंदवी या दक्खनी भी कहा जाता रहा। सनत गया निशवार का ये दोहा उसका उम्दा मिसाल है। सब घट देखो मांग मौला, कैसे कहूँ मैं काला धूला, बंच रंग से न्यारा, कोई लेना एक और दीना दवाई, है ना। सनत नाम देव की हिंदी दो है तो सिखों के मकसद किताब गुरु ग्रंथ में भी मिलते हैं, है ना। गुरु ग्रंथ जो किताब है उसमें भी उसकी असर आपको देखने को मिलेगी, है ना।
साफ ज़ाहिर है कि ये ज़बान जो है ब्रिज भाषा मतलब खड़ी बोली पंजाबी हरियाणवी से मुख्तलिफ है। यह कदीम दखनी और उस पर अगर किसी ज़बान का असर है तो वो है मराठी, जो महाराष्ट्र के इलाके में बोली जाती है। अभी भी अगर आप महाराष्ट्र आते हैं तो उसमें मराठी जो है वो ज़्यादा बोली जाती है हिंदी के अलावा। उसके बाद है कि सूफिया कराम के अलावा उस इलाके में उर्दू के आगाज़ और फ़रोग़ में दूसरा अहम किरदार जो है फ़ातिहीन का है। अभी तक हमने नज़्र और नज़्म के जो नमूने देखे वो 13वीं सदी ईस्वी यानी दक्खिन में अलाउद्दीन खिलजी के आमद से कबल के थे। उस वक्त तक यहाँ ज़बान एक शाल शक्ल में मिलती है। उसमें फ़ारसी अल्फाज भी है, हिंदी भी और मराठी ज़बान के अल्फाज भी। लेकिन शुमाली हिंद से आने वाले उन फ़ातिहीन में अलाउद्दीन खिलजी जो है 1296 में खिलजी का नायाब मुल्क काफूर और मोहम्मद बिन तुगलक 1327 शामिल है। नाम है ना, खिलजी और मुल्क काफूर जो है तुर हमले करते हैं और यहाँ की रियासतों के खजाने लूटते और उन्हें अपना बाज गुजार बनाकर दिल्ली लौट जाते। तारीख से पता चलता है कि मुल्क काफूर ने जो, अगर आप नक्शा देखते हैं तो नक्शा में आपको पता चलेगा, ये इलाका है ना, ये शुमाल से आते थे, मतलब ऊपर से शुमाल से आते थे और यहाँ से लूट लाट के वो दिल्ली वापस चल जाते थे। ये देखिए, ये इलाका है यहाँ से, और ये इधर से आते थे और यहाँ से सामान को लूट मार करते थे और वापस दिल्ली, यहाँ पर जो दिल्ली का इलाका है वहाँ चले जाते थे। उसके बाद क्या करते हैं, मुल्क काफूर जो है ने जुनूब की चारों अहम रियासतों पर महम कशी की थी और जुनूबी हिंद की आखिरी सरहद तक पहुँचा था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने तो अपना दारुल खलाफा ही दौलताबाद मुंतकिल कर दिया था, है ना, दौलताबाद मुंतकिल कर दिया था, है ना। ये हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो पता चले। हमारी तारीख में मोहम्मद बिन तुगलक का शुमार एक जालिम और अजीब व गरीब फैसले करने वाला हुक्मरां के तौर पर होता है। दिल्ली के तहत पर अपनी तख्तनशी के 2 साल बाद उसने फैसला किया कि वो अपना दारुल खलाफा जो है दिल्ली के बजाय देवगिर को बनाएगा, है ना, देवगिर को बनाएगा जो नीचे है, को दौलताबाद का नाम दिया, देवगिर को ही दौलताबाद का नाम दिया कि दारुल हुकूमत सल्तनत के मरकज़ में ऐसी जगह हो जहाँ से पूरी सल्तनत का फासला यकसा हो, है ना। बादशाह की काफ़िले के दिल्ली से दौलताबाद वारंगी के लिए रवाना हुई, है ना। एक अजीम शाहरा तैयार किया गया जिस पर सायादार दरख्त लगाए गए। हर 2 मील के फासले पर एक खानका तामीर किया गया। मतलब रास्ते में जो चीज़ ज़रूरी होती है उन चीज़ों की उसने वहाँ पर ही मौजूद मतलब तैयार किया ताकि सफ़र में कोई चीज़ की कमी ना हो, है ना। ये बात है। ये वाक़या दक्खिन में एक नई लिसानी तारीख की बुनियाद रखती है। अगर आप देखते हैं तो ये दक्खिन की एक अलग तरह की स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से भी एक ज़बान की जो है एक नई ज़बान फ़रोग़ पाना एक फ़ितरी अमर था, है ना। इस तरह से एक अलग ज़बान जो है ज़बान ने जन्म लिया। चूँकि इस इलाके में अरसे दराज से सूफिया कराम मसरूफ़ अमल थे और राब्ते के लिए एक ऐसी मखलूत ज़बान का इस्तेमाल भी करते थे जिसमें मकामी ज़बान के साथ साथ शुमाल में फ़रोग़ पा रही ज़बान के अल्फाज शामिल होते थे। सूफिया कराम के अलावा एक बड़ी तादाद उन अमीरन सदाह की भी थी जो अहद खिलजी से यहाँ मुकीम थे और यहाँ की मकामी तहज़ीब में रच बस गए थे। यह अमीरन सदाह दरअसल उन निज़ाम की नुमाइंदा थे जो खिलजी के वज़ीर मुल्क काफूर ने उस इलाके के बेहतर इंतज़ाम और बखलूस महसूल की वसूली के लिए हर शो देहात पर एक अमीर का तकरीर किया जो इस इलाके का निज़ाम भी देखता और हुकूमत की मफादात की निगरानी भी करता था, जो अमीरन सदा के नाम से जानते। चुनांकि ये सो देहात का अमीर होता उसी मुनासिबत से उसे अमीरन सदा कहा जाता था। ये लोग नुस्लन तुर्क थे और उनके साथ उन ख़ानदान के अलावा वफ़ादार मुलाजिम और अश्करी अमले की एक मुख्तसर तादाद भी साथ रखते थे, ना। ये एक हिस्ट्री है जिससे वहाँ जो बोली जाने वाली जो दौलताबाद थी और जो मुंतकिल किया था दारुल हुकूमत, उसमें किस तरह की दिल्ली से और दौलताबाद का जो डिस्टेंस था उसमें किस तरह से उसकी ज़बान की तकसील हुई वो उसमें बताया कि वो उर्दू बोली किस तरह हुई। दौलताबाद और उस क्या एहतराफ़ के इलाके में जो उर्दू बोली जाती है उसमें दिल्ली के एहतराफ़
में बोली जाने वाली उर्दू यकसानियत महसूस होती थी। जो दहली में बोले जाते थे और उसका जो दौलताबाद में जो मुंतकिल किया वो लिसानी और तारीखी का अहम वाक़या होता था। दोनों की जो ज़बान थी वो एक तरह का था। बहमनी सल्तनत का क़याम दक्षिण में उर्दू के हवाले से तीसरा अहम तारीखी मोड़ है ना, बहमनी सल्तनत। उसके बाद आता है ये बहमनी सल्तनत है ना। सियासी असबाब के बिना पर तुगलक की जल्द ही अपना फ़ैसला बदलना पड़ा और दारुल हुकूमत जो है, क्यों ना कि वो काफ़ी मुश्किल था जो उसने फ़ैसला किया था, वो काफ़ी मुश्किल था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो फ़ैसला उसने फिर तब्दील कर दिया और वो अपना सारा सामान जो दौलताबाद से फिर से दिल्ली मुंतकिल किया, दिल्ली को दारुल हुकूमत बनाया। लेकिन उसके साथ आने वाले उलमाए दानिश्वर ताजीर जो थे उसके साथ जो हिजरत किए थे वो दौलताबाद में ही बस गए और कुछ जो है वापस चले गए। तुगलक ने जाते जाते फिर एक बार जो है अमीर सदा के निज़ाम को नए और बेहतर अंदाज में मरतब किया और निज़ाम 1.5 सदी तक कामयाबी के साथ जारी व सारी रहा। अमीर सदा जो था यहाँ के माहौल और माशरात में एक हद तक रच बस गए थे और वह अपने आप को तुर्क के बजाय फ़ख्र से दखनी तुर्क कहते थे। लेकिन असल में वो तुर्क थे, लेकिन काफ़ी दिनों से वो वहाँ पर रहने लगे तो वो तब वो जो है वो खुद को दखनी तुर्क कहने लगे। दिल्ली में जब तुगलक हुकूमत कमज़ोर होने लगी तो उसमें अमीर सदा में से एक अमीर हुसैन खान ने दिल्ली की हुकूमत से बगावत करते हुए ज़फ़र खान अलाउद्दीन और बहन शाह के लक़ब से अपनी खुद मुख्तार हुकूमत कायम का ऐलान कर दिया। इस तरह 1347 में बहमनी सल्तनत की बुनियाद पड़ी। बहमनी सल्तनत का अहद भी 150 साल पर कायम रहा है ना, 150 साल तक रहा। उसी दौरान 8 फरमान रवा हुए, जिनमें से 20 अलम दोस्त अदिल पसंद वाक़या हुए थे। हमें उसी अहद में उर्दू नस्र नज़्म के आला नमूने देखने मिलते हैं। उसके बाद आता है कि फ़रिश्ता जो है, फ़रिश्ता के मुसन्निफ़ मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता के मुताबिक अलाउद्दीन हुस्न बहमन शाह के दरबार में उलमाए शोरा के एक कसर तहदाद मौजूद थी। मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता ही से हमें पता चलता है कि सल्तनत दहली की सरकारी ज़बान जो है वो फ़ारसी थी, लेकिन उसके बरखिलाफ़ बहमनी सल्तनत की सरकारी ज़बान जो है हिंदी यानी कदीम दखनी थी। बहमनी सल्तनत जो अगर देखें नक्शा में तो ये बहमनी सल्तनत है जो देखिए यहाँ पर गोलकंडा, ये सारी बीजापुर, वज़ीनगर, ये सारी चीज़ें दी हुई है और ये दिल्ली का सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, जिसमें अहमदाबाद, गुजरात, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है कि वो दखनी था, यानी या तो बहमनी सल्तनत के अवाम पसंदी के सबब था, है ना, अवाम पसंदी हो सकता है, या शुमाल दुश्मनी के बाद। इसमें शक नहीं कि बहमनी सल्तनत का जो खमीर है शुमाली दुश्मनी के बतन से उठा था। लेकिन यह हकीकत है कि 150 साल के दौरान कई नस्लों के गुजरने के बाद उनका शुमाल से लिसानी या तहज़ीबी ताल्लुक़ कमज़ोर पड़ चुका था। बहमनी शाही की दूसरी और तीसरी नस्ल के हुक्मरानों का जो शुमाल से लिसानी, तहज़ीबी या जज्बाती लगाव बाकी नहीं रह गया। ये लोग एक वक्तन दखनी तुर्क थे, इसीलिए उस इलाके में हिंदी यानी दखनी यानी कदीम उर्दू के फ़रोग़ की राह हमवार थी। पहले जिसको हिंदी कहते थे उसी को दखनी और उसके बाद उसी को हम लोग आज उर्दू के नाम से जानते। बहमनी अहद ही में यहाँ पर उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा नसीब हुआ था। बहमनी दुर्ग जो मतलब ये जो इलाका है, यहीं पर ही सबसे पहले जो उर्दू को सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल था, जिसका सबूत हमें तारीख़ फ़रिश्ता से मिलता है। यह अलग बात है कि उस ज़माने में उस ज़बान को हिंदी या फिर हिंदवी कहा जाता था। बाद अज़ा उसी ज़बान को दखनी से मशहूर किया गया। बहमनी सल्तनत 150 साल तक चली, जिसने सियासी व मासी तरक्की के साथ साथ इल्म, फ़नून और ज़बान व अदब के बेमिसाल खिदमत अंजाम दिए। बहमनी सल्तनत के अख्ताम पर उससे 5 खुद मुख्तार सल्तनतें कायम हुई, जिसमें सबसे पहले आता है कि अहमदनगर की निज़ाम शाही गोलकंडा, है ना, ये गोलकंडा। उसके बाद आता है कि बीजापुर के आदिल शाही बैदर आता है। उसके बाद बैदर की बरीद शाही और बरार के अमाद शाही, है ना, अमाद शाही, बैदर शाही, अमाद शाही, इन 5 सल्तनतों में गोलकंडा की कुतुब शाही और बीजापुर के आदिल शाही सल्तनतों ने उर्दू ज़बान जो है मतलब गोलकंडा, यहाँ पे अगर आप देखें तस्वीर में, अगर आप देखें तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, तो ये हो गया, ये बहमनी सल्तनत, ये ग्रीन वाला है बहमनी सल्तनत है। उसके बाद ये गोलकंडा, और कहाँ बोला है, गोलकंडा में बोला है, और वज़ीनगर, है ना, बीजापुर, है ना, यहाँ पर ही बीजापुर, ये 2 इलाके में उर्दू ज़बान व अदब के फ़रोग़ की तारीख़ मिलते हैं।
गोलकंडा और बीजापुर इन 2 इलाके में आपको ज़्यादा तारीख़ी किरदार मतलब तारीख़ी ज़बान उर्दू ज़बान अदब के फ़रोग़ में किरदार तारीख़ मिलती हैं ना, इन 2 इलाकों में मिलते हैं। ये बहमानी सल्तनत से ही आपको उर्दू की दक्षिणी उर्दू जो है, दक्षिणी उर्दू की आपको ये तारीख़ मिलती है हम लोगों को। तो ये हो गई दक्षिण में उर्दू किस तरह से हुई शुरू से, और इसमें 3 दौर मिलते हैं, बहमानी दौर, दहली का और सबसे पहला का जो दौर है वो, है ना। तो ये 3 दौर आपको देखने मिलेगी। और सबसे पहले सूफियाए कराम जो आए वो आए, उसके बाद दूसरा जो दौर आया उसमें किस तरह का दूसरा अहम किरदार किस तरह से वो हुआ, और कौन-कौन इलाके को जुनूब कौन-कौन इलाके को दक्षिण में कहा जाता है, दक्षिण कौन सा इलाके को कहा जाता है। आप लोग एक करके आप क्या करिए, पढ़ने से पहले आप उन सब को एक हिंदुस्तान की मैप में हिंदुस्तान का जो नक्शा है उसमें देखिए कि कौन सा इलाके को कौन सा ये कहा। अगर आप मैप के जरिए पढ़ते हैं तो समझने में जो है वो आसानी पेश आएगी, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं होगी, जल्द समझ जाइएगा। क्योंकि इसमें अगर आप सिर्फ रीडिंग देते हैं, सिर्फ अगर रीडिंग देते हैं तो थोड़ा सा समझने में मुश्किलात ज़रूर आ सकती है। लेकिन अगर आप उसी को मैप के जरिए अगर पढ़ते थे किन किन इलाके को कौन कौन सा कहा जाता है, और वो ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है। इसीलिए आप मैप के जरिए याद करने की कोशिश कीजिए।